हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इस क्लास में स्टार्ट कर चुके थे यूपीपी के लिए स्पेशल मैथ्स प्रैक्टिस, और उसकी आज ये दूसरी क्लास है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। ठीक है, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, तो उसी की मैथ्स प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ डेली क्लास मिलने वाली है, जैसा हमने वादा किया था। तो आज फिर एक नई क्लास और आपके लिए। ठीक है, चलते हैं। तो इसमें जो सवाल आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा कि 497x, y 497x, y ये एग्जैक्टली किससे डिविजिबल है? 4 से। किससे डिविजिबल है? 4 से। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा कि x y के सभी संभावित युग्म क्या है? एक्स वाई के सभी संभावित युग्म क्या हो सकते हैं? बताइए, एक्स वाई के सभी संभावित युग्म क्या हो सकते हैं? एक्स वाई के जोड़े आपसे पूछ रहे हैं, क्या हो सकते हैं? बताइए मेरे दोस्त, क्या हो सकते हैं? ठीक है, एक्स वाई के संभावित जोड़े यहाँ पर क्या हो सकते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। बताइए एक्स वाई के जोड़े क्या हो सकते हैं? आपको पता है कि 4 से कोई संख्या तभी एग्जैक्टली डिवाइड होती है जब उसके लास्ट के दोनों अंक कटते हैं। कौन से अंक कटते हैं? लास्ट के दोनों अंक। तो अब आप बताइए, ये पहला नंबर क्या हो सकता है कि 4 से डिवाइड हो जाए? तो पहली प्रायोरिटी होगी कि ये दोनों 0 0 हो जाए। क्या हो जाए? क्योंकि लास्ट में अगर दोनों के 0 अंक होंगे तब भी ये संख्या 4 से पूरी तरह क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर ये 0 और 4 हो जाए। क्या हो जाए? 0 4 हो जाए। इसी तरह आप कहेंगे 0 8 हो जाए। क्या हो जाए? 0 8 हो जाए। फिर आप कहेंगे कि 0 यहाँ पर 12 हो जाए। 10 नहीं कटेगा तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 12। और इसके बाद आप क्या कहेंगे? 12 के बाद कौन सा नंबर कट जाएगा? 16। 16 के बाद अब यहाँ से एक चीज़ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जो ये नंबर चल रहे हैं, ये 4 का टेबल है। ये 4 का क्या है? पहाड़ा है। बहुत अच्छा सवाल है, आसान नहीं है। तो ये जो नंबर चल रहे हैं वो 4 की क्या है? टेबल है। अब 4 की टेबल जाएगी इसी तरह लास्ट में, जानते हैं कहाँ तक? 96 तक बच्चा। कहाँ तक? 100 नहीं ले सकते, क्योंकि 100 कितने अंकों का संख्या हो जाएगी? कितने डिजिट का नंबर हो जाएगा? 3। और यहाँ कितने डिजिट रखने हैं? 2। तो 100 नहीं, लास्ट जो आपका 4 से डिवाइड होने वाला नंबर होगा वो 96 होगा। अब आप मुझे केवल ये बता दो कि 0 से लेकर के 96 तक 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं? तो आप कहेंगे सर 96 को 4 से भाग कर लीजिए। 4 से भाग करेंगे तो 24 चौको 96 हो जाएगा, यानी 24 नंबर तो मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? लेकिन क्या जब आप 4 से भाग कर रहे हैं तो 0 शामिल नहीं है। इसका मतलब 24 संख्याएं तो ये होंगी और प्लस एक 0 0 होगा, यानी कुल मिलाकर के आपके पास ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं? तो आप बताएंगे 25 जोड़े पॉसिबल है। कितने हैं मेरे भाई? 25 जोड़े ऐसे संभव हैं। तो ये सवाल आसान नहीं था पहले अटेम्प्ट में, इसलिए आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा। ठीक है ना? ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करके आपको जाना होगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो चलें आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे सवाल बस आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है ना? आप यूपीपी के लिए स्पेशल तो है, लेकिन अगर आप जीडी की तैयारी भी करते हैं तो भी सवाल आपको वहाँ ऐसे देखने को मिलेंगे। आप अगर लास्ट ईयर का पेपर देखे हो तो उसमें एसएससी जीडी के, किसके? एसएससी जीडी के इस तरह के सवाल लगातार पूछे गए उसमें। ओके, तो इसलिए इस सवालों को डिविजिबिलिटी रूल आपको करके जाना है। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, आपको करके जाना ही है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी और सी तीनों एक साथ, ए बी और सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद, कितने दिन बाद? ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। बहुत प्यारा सवाल है।
बी काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, देखिए ए बी सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, तो अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस सवाल में? कह रहे हैं m से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत n है। बहुत अच्छा सवाल है, एवरेज का सवाल। कह रहे हैं m से शुरू होने वाली, तो m से शुरू होने वाली संख्याएं क्या होंगी? लगातार m, m+1 और m+2, m+3 और m+4। कितनी होंगी बच्चा? 5। इन्होंने कहा m से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत n है। अभी आपसे कहें हम, अगर आपने एवरेज पढ़ रखा है, अगर आपने एवरेज का बेसिक भी पता है, तो वहाँ पे आपको जब कंसेक्यूटिव नंबर के क्रमागत संख्याओं के औसत पढ़ाए जाते हैं तो ये बताया जाता है कि एवरेज हमेशा मध्य वाली संख्या होती। तो मध्य वाली संख्या यहाँ पर क्या है? m+2, और इसी की वैल्यू इन्होंने दिया है n। कितना दिया? कह रहे हैं एवरेज n है। अब आगे आपसे क्या पूछ रहे हैं? तो कह रहे हैं m+2 से शुरू होने वाली 6 लगातार संख्याएं। मेरे भाई अगर यहाँ से शुरू करते हैं और 6 संख्याएं लेते हैं तो आपको पता है यहाँ से स्टार्ट करके 6 संख्याओं में 3 तो हैं हमारे पास, अगली हो जाएगी चौथी m+5 और हो जाएगी m+6 और m+7। अब आप खुद मुझे बताएं कि ये जो संख्याएं अब m+2 से स्टार्ट हो रही हैं, इनका एवरेज क्या होगा? क्या होगा बताएं? तो आप कहेंगे सर 3 तो इधर हो गई, 3 इधर हो गई, तो बीच वाली संख्या एवरेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एवरेज हो जाएगी। अब आप बताइए, अगर ये n है, ये n है, तो ये n+1 नहीं होगी, और ये n+ क्या होगी? 2। n+ कितना हो जाएगी? 3। और इन्हीं दोनों के मध्य एवरेज है, तो इनके मध्य में क्या मिलने वाला है? 2 और 3 के मध्य में मिलेगा n+2.5। n+ कितना? 2.5। यानी इन दोनों को जोड़ करके भी आप हाफ कर दें तभी एवरेज मिल जाएगा। ये डायरेक्ट आप समझ लीजिए 2 और 3 के बीच जो होगा वही तो एवरेज होगा, तो n+2.5, और आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है ना? तो इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस आपको करके जाना ही होगा अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो। ठीक है ना? बेहतर मेहनत तो करनी पड़ेगी। जीवन में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जीवन मतलब संघर्ष, जीवन मतलब संघर्ष। राजा बनने की तैयारी कर रहे हो और संघर्ष ना करना पड़े, कैसे हो सकता है? ऐसा कभी इतिहास में भी आपने सुना है? नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? आपको संघर्ष करना पड़ेगा अगर आपको कुछ चाहिए तो। सफलता वक्त मांगती है और सफलता संघर्ष के बिना नहीं होती है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें ध्यान रखिए और बस अपने आप पर, खुद पर मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ज़रूर एक दिन आप सक्सेस होंगे। ठीक है ना? एग्ज़ाम कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, एक एग्ज़ाम नहीं निकलेगा नेक्स्ट दूसरा निकलेगा। ठीक है ना? कब तक? लेकिन हिम्मत नहीं हारना है आपको, आपको लगातार मेहनत करते रहना है। ठीक है ना? बस वक्त बदलता है, एक दिन फिर बदलेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यारे प्यारे सवाल आपको मिलने वाले हैं, बस ऐसे ही लगातार आप इस चैनल पर बने रहें और देखना आपको यूपीपी के एग्जाम तक कितने सारे सेट पेपर हम सॉल्व कराते हैं, कितने सवाल आप यहाँ से करके चले जाते हैं कि आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान लगेगा कि हाँ वहाँ पर पूरे सवाल आप कैसे आसानी से कर पाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि 360 के 200% के, 150% के, 40% के, 30% का मान क्या? कितना बढ़िया लिखा। 360, ये यूपीपी वाले सवाल। 360 के 200 का मतलब गुणा 200%। कितने प्रतिशत बच्चा? 200%। फिर के 150%, 150%, और इसके बाद क्या कह रहे हैं?
कि 40% के 30%, के 40% के 30%, इसी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। बताइए, उड़ाइए, क्या होगा ये, उड़ाइए भाई। ऑप्शन देख करके भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए जरा परसेंटेज इनकी हटाइए तो बटे में कितना हो जाएगा 100, यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो भी बटे में कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे तो भी बटे में 100, और यहाँ पर प्रतिशत हटाने के बाद भी 100। अब कितने जीरो आपके कैंसिल हो जा रहे हैं ये देख लीजिए, 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो ये। अब एक बात कन्फर्म, आप अगर गुणा करते हैं 36 दूना कितना हो जाएगा 72 गुणे, और इधर देखें 15 चौको 60 और 60 कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा, और बटे में कितना अभी बचा है 100, एक जीरो तो और कैंसिल। अब एक बात कन्फर्म है, वो बात कौन सी कन्फर्म है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक पर दशमलव तो लगने वाला है। कितने अंकों पर, एक। अब यहाँ से गुणा करना जरूरी भी नहीं है, अब एक अंक पर दशमलव लगेगा, और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक अंक पर दशमलव, ऑप्शन नंबर ए पहला ऑप्शन है, और वो कितना है 129.6। ओके, एक अंक पर ही दशमलव आने वाला। तो ये यूपीपी के लेवल के सवाल जो आपको पिछली बार भी एग्जामों में देखने को मिले, तो फिर से आगे आएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस, आपको मेहनत करके जाना होगा। ओके, चलें, जैसे ऐसे ही सवालों को उड़ाते रहिए, है ना, आसान करते रहिए, इनमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा से प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, इतना बड़ा कोई एग्जाम नहीं होता कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, बस आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने से एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। आपको ध्यान देते रहना है, आपको लगातार चीज़ें, है ना, प्रीवियस ईयर को ध्यान रखते हुए जीएस वगैरह तैयार करते रहना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये सवाल जो आपको दिख रहा है कितना आसान है। इसमें कहा गया है कि कोई पैसा जमा किया गया, इन्वेस्ट किया गया, और 1470 रुपया हो जाता है। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में हो जाता है, और रेट है 16/2/3। तो जब भी आपको सीआई का सवाल मिले तो आप रेशियो मेथड लगाएं। कौन सा लगाएं, रेशियो। 16/2/3 का मतलब 1/6 होता है। अगर 6 जमा करेंगे तो 7 हो जाएगा 1 साल में, और ऐसा 2 साल होने वाला 6 से 7, तो 36 से 49 हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 13। अब आपका अमाउंट दिया गया, अमाउंट कितना है 1470 रुपया, और किसकी वैल्यू है 49 की, किसकी है, और हमें अगर ब्याज चाहिए तो 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 प्रिंसिपल चाहिए था तो प्रिंसिपल के लिए 36 से गुणा करते, लेकिन चूंकि हमें सीआई चाहिए, ब्याज चाहिए, तो हम किससे गुणा करेंगे 13 से। ठीक है ना, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 49, डिवाइड करो, 7 7 49, 7 दून 14, 7 1 कम 7, 7 3 21, और 13 39। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 390, और ऑप्शन नंबर सी, कौन सा ऑप्शन, सी इज करेक्ट। ओके, किसी को कोई समस्या नहीं। तो याद रखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो इन पर बहुत काम करने की जरूरत है। आपको हर सेट पेपर में चक्रवृद्धि ब्याज हम कराने वाले हैं। ठीक है, समस्या सबसे ज़्यादा आज के समय में होती है कि बच्चे के पास पेशेंस नहीं होता। अब कई लोग तो ऐसे होंगे जो जब अब वैकेंसी आई तो वो निकलेंगे कि हाँ चलते हैं तैयारी करने। मेरे भाई ऐसे नहीं होता है। आप सोचो केवल कि जो बच्चा साल 1.5 साल से लगातार पढ़ रहा, तैयारी कर रहा है, क्या वो बेवकूफ़ है? अब आप 2 दिन में आकर के ये सोचते हैं कि बस हम वो काम जो बच्चे ने 1.5 साल 1 साल में करके रखा है वो आप 1 महीने में कर दें, तो बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, बहुत मुश्किल है। संघर्ष करना पड़ता है, लगातार कंटेंट पूरा तैयार करना पड़ता है, सिलेबस, तब काम होता है। अब आपको लगता है कि कई लोगों की बात करते हैं, ऐसे सोचते हैं बच्चे, तो ये नहीं होता कि नहीं 1 महीने में आप पूरा सिलेबस ख़त्म कर दें। हाँ, अगर आप पढ़ रखें पहले से तो रिवीजन करने का एक समय है। ठीक है ना, इतना किया जा सकता है, लेकिन कह दिया जाए कि शुरुआत से पूरा सिलेबस तो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के लगातार तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये नहीं होता आज के बच्चों में, इसकी बहुत कमी देखने को मिलती है। ठीक है ना, जब ऑफलाइन क्लासों में हम लोग आते हैं
तो वहाँ देखते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे थोड़ा सा 1 महीने 2 महीने पढ़ते हैं, उसके बाद वो उनका मन भटकने लगता है, ऊब लगने लगती है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको वक्त देना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने पहले भी कहा है कि सफलता वक्त मांगती है, ठीक है। तो वक्त के बिना नहीं हो सकता। आप एक दो दिन में कुछ नहीं बनता बच्चा, कुछ नहीं बनता है। 1-2 दिन में आप चाहते हैं कि आप कोई बड़ी जॉब ले ले, तो आसान नहीं होता, कभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु बी को 38% के लाभ पर बेची और बी ने इसे 28% की हानि पर सी को बेच दिया। यदि सी ने वह वस्तु 9,936 रुपए में खरीदी तो ए ने उसे किस कीमत पर खरीदा। देखिए परसेंटेज का यह सवाल आप इस तरह भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं। आप मान ले ए ने ए रुपए में खरीदा, अब ए ने बेचा है बी को और कितने परसेंट लाभ पर, बी को 38% के लाभ पर बेच दिया, यानी इसको कहाँ पहुंचा दिया है उसने 138% पर। अब इतने में बी ने खरीद लिया, किसने खरीद लिया, बी ने खरीदा। अगर ए ने बेचा तो बी ने इतने में खरीदा। अब आगे क्या कहा, बी ने इसे 28% की हानि पर सी को बेच दिया। किसको बेच दिया, 28% की हानि पर सी को बेच दिया। अगर 28% की हानि पर सी को बेचा है तो फिर बिकी कितने में होगी, 72 में। कितने में बच्चा, 72% में। और इतने में बी ने खरीद लिया पर सी को बेचा है, बी ने सी को बेचा, सी ने इसे 9,936 में खरीदा। कितने में, 9,936 में खरीदा। तो बस इसे सॉल्व करना है और इसे जितना तेजी से आप सॉल्व करेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम कर देते हैं इसे 9 से डिवाइड करिए। 9 8 72, 9 एकम 9 एकम और 9 चौक 36। और किससे कट जाएगा ये बच्चा, 8 से कटेगा क्या पूरा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 3 11, हाँ 8 त्रिक 24, हाँ कट जाएगा। 8 एकम 8 3, 8 त्रिक 24, 6 8 अठाई 64 और 138 से 108, कितना प्यारा कटा देखिए। तो इसकी जो वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, 10,000। यानी ए ने जब खरीदा होगा तो कितने में खरीदा होगा, 10,000 रुपए में, ठीक है। तो ये है परसेंटेज के बेहतरीन सवाल, इन सबको आपको लगाना होगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। जब आप बार बार सवालों को लगाते हैं तो बस वहाँ जाते एग्जाम में देखने लगते हैं और फिर चीज़ें आसान होने लगती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ इतना लगाना है, ठीक है ना, कि वहाँ आसान हो जाए, एकदम आसान हो जाए। बहुत प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। कई लोगों का ये मत होगा, ये भी सोचते होंगे कि मैथ का कौन सा रोल है उसमें, 18 से 20 सवाल। बच्चा मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप वहाँ पूरे के पूरे 100% अंक ला सकते हो, ठीक है ना। और वो 38 से 40 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, और देखना ये किस तरह एक्स फैक्टर साबित होने वाले हैं, ओके। तो इस चीज़ का बिल्कुल मन से निकाल दीजिए दिल से कि नहीं, मैथ्स के केवल 20 सवाल, वो 20 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बॉड मास पर आधारित, ठीक है। क्या कह रहा, देखो कह रहा है कि 1-1/3 + 4/9, 1/3 + 4/9। आपको जैसे ही सवाल स्क्रीन पे दिखाई दे तो आप बनाने की कोशिश किया करें, बस आप देखते रहते हैं। आपका काम है पेन और कॉपी उठाइए और सवाल तुरंत आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर तक नहीं आते हैं, पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं। मैथ्स भी केवल देखने वाली चीज़ नहीं बच्चा, ठीक है। आगे है ऑफ 3/5, 3/5। इसके बाद क्या लिखा है, डिवाइडेड 1:2/3, डिवाइडेड 1:2/3 इंटू 1:1/4, 1:1/4 और माइनस 1/3, ठीक है। चलिए आपने अगर बॉड मास पढ़ रखा है तो भी सवाल बहुत आसान है। बॉड मास के तहत आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करिए आप, इनके सब के सब डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए, ठीक है ना। 1 में 4/9 जोड़ेंगे अगर तो 9 एकम 9 4,
13/9 हो जाएगा -1/3। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13 से 3 घट के 10 और 10 बटे कितना 9। अब पहले ऑफ सॉल्व करते हैं, किसे ऑफ को सॉल्व करते हैं 3/5 तो 3 से 3 बार और ये 5 2 जा तो 2/3 आ गया यहाँ तक 2/3। अब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में इसको पलट दीजिए तो यहाँ क्या हो जाए गुणा हो जाए 3 1 कम 3 2 5 5/3 है, इसे पलट के गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3/5 और गुणे 4 1 कम 4 1 5/4 -1/3। बताइए कोई दिक्कत नहीं थी, बड़ा ही आसान से सॉल्व होता चला गया। 2 दूना 4 यानी 1/2 -1/3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 कम 3 2 1 कम 1 बटा कितना आ जाएगा 6 और 1/6 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो यही चीजें तो आपको बोर्ड मास आना चाहिए और आसानी से भी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए लगाइए, आप जैसे ही सवाल आपके सामने आए आप सवाल बनाइए, ठीक है ना। आप कोशिश किया करें बनाने की। आपको समय देते हैं हम थोड़ा सा तो उसमें आपके आंसर आने चाहिए, ठीक है ना। आपके आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, ठीक बच्चा। तो आप आंसर जरूर भेजा करें लगातार, जिससे पता चले कि हाँ एक्टिव हैं आप भी लगा रहे हैं, ठीक। चलिए चलिए आ गया, हम बताते हैं क्या है। कह रहे हैं कि कुछ टॉफियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से, कुछ टॉफियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी गई, है ना। टॉफियाँ और रुपए, मूल्य और वस्तु क्या कह रहे हैं कि 10 रुपये में 11 के भाव से, 10 रुपये में 11 के भाव से, ठीक है ना, इस तरह खरीदी गई। और उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से, 10 रुपये में 9 के भाव से। तो उतनी टॉफियाँ कह रहा तो बराबर तो है ही नहीं यहाँ। तो पहला काम आप इन्हें बराबर कर लीजिए। क्या करिए? बराबर। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ 11 से। इन्होंने कहा उतनी ही टॉफियाँ यानी इक्वल होनी चाहिए। तो अब आप देखें यहाँ तो आप क्या कहेंगे कि 10 9 90 और 11 में 110, 110 और 90 यानी 200 की टॉफियाँ आपने कितनी खरीदी हैं? तो 99 99 यानी 99 कुल मिला के 198। अब बताइए सवाल में कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। आपने 198 टॉफियाँ 200 में खरीदी। कितने में खरीदी? 198 टॉफियाँ 200 में खरीदी। फिर आगे क्या कहा जा रहा? कह रहे हैं कि यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया। अब बताइए जितनी टॉफियाँ खरीदी हैं उन्हें 1 रुपये प्रति यानी 1 रुपये की एक टॉफी, 1 रुपये की अगर एक बेच रहे हैं, 1 रुपये की एक बेच रहे हैं, 1 रुपये, तो आपके पास कितनी है? 198। तो 198 टॉफियाँ कितने की बिकेंगी? 198 की। अब आप खुद सोचें कि 198 टॉफियाँ 200 में कोई खरीदता है, वही 198 टॉफियाँ 198 में बेचता है। तो 200 का खरीद के 198 में बेचा, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कितने का घटा? नुकसान 2 का। तो हानि का प्रतिशत कहता है, हानि का प्रतिशत कि हानि कितने की? 2 की। और किस पर? 200 पर। सीपी पर हमेशा करते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा? 1% का लॉस हो जाएगा और आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताइए सवाल अच्छा था, ठीक है ना। तो इन सवालों को आपको बनाना है। ओके कोई दिक्कत? एक बार फिर से बता देते हैं क्या कह रहे हैं सवाल में। कह रहे हैं कि आर्टिकल में 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी गई टॉफियाँ और 10 रुपये में कुछ 9 वस्तुएं, उतनी ही टॉफियाँ खरीदी गई। तो यहाँ आर्टिकल बराबर नहीं थे, हमने बराबर कर लिए। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई।
तो 99 टाफियाँ खरीदने में 90 रुपए लगे और यहाँ 99 टाफियाँ खरीदने में 110, कुल मिला के 200 टाफियाँ खरीदी गई और 200 टाफियाँ खरीदने में 198 टाफियाँ खरीदी गई और 198 खरीदा कितने का 200। अब कह रहे हैं प्रत्येक टाफी 1 रुपए बेची जा रही, तो 198 टाफियाँ 198 बेची जाएंगी और 198 बेचा गया तो कितने का नुकसान, 2 का नुकसान, कितने पर 200 पर, मल्टीप्लाई 100, 1% का लॉस। बताइए कैसा लगा सवाल, था ना तगड़ा। तो बस ऐसे ही सवालों के लिए तो आपको आना होगा आयुष मैथ्स पर। कहाँ, आयुष मैथ्स पर। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बेहतरीन, जिंदगी लेती। चलिए अगला सवाल आ गया। बताओ बताओ भाई, आना चाहिए। आप सब तो उत्तर ही नहीं बताते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा भाई? चलिए एक सवाल और करते हैं आज, बस लास्ट सवाल। ए बी से 40% ज्यादा दक्ष है। बहुत प्यारा सवाल। ए बी से 40% ज्यादा दक्ष है। दक्ष यानी कैपेसिटी, इफिशियंसी, कुशलता ज्यादा है। लेकिन इस सवाल में गलत क्या होता है ये तुम्हें सीखना है। हमने कहा 40% दक्ष नहीं है, ए बी का 40% दक्ष नहीं है, 40% ज्यादा दक्ष है, मोर। कैसे, ज्यादा। तो 40% की वैल्यू होती 2/5, यानी अगर ये 5 काम करता है एक दिन में तो ये 2 ज्यादा करता है बच्चा, इस बात को समझना होगा। 40% ज्यादा दक्ष है, ठीक है। तो 40% ज्यादा दक्ष है। आगे कह रहे हैं 20 काम को 24 दिन में खत्म करे, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? अब बताइए। 20 24 दिन में करता है, एक दिन में कितना करता है? 5, और 24 दिन अगर किया होगा तो कितना किया होगा? 120। और यही काम हमें दोनों से कराना है, यानी दोनों से कराने का मतलब A+B से करवाना है। 7 5 12 की क्षमता से। तो आपका काम खत्म हो जाएगा कितने दिन में? बताएं बताएं। 10 दिन में आपका काम फिनिश्ड, मात्र 10 दिन में, ठीक है ना। तो इस तरह के इफिशियंसी के सवालों को भी हम लोग उड़ाएंगे। इसके लिए आपको आयुष मैथ्स पे आना होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आपको लगातार वीडियो सबसे पहले इस पर मिल सके। ओके, तो मिलते हैं फिर कल। तब तक बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को बेहतर से बेहतर करिए।